हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होने वाला है और हमने सोचा कुछ अलग करें। कुछ अलग तो नहीं, पिछले साल भी हमने एक खास मेहमान को बुलाया था और उनसे जानने की कोशिश की थी कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या लगता है, और चार पांच कॉइन हमसे हमने फोकस करने की कोशिश की थी कि 2023 के अंदर फोकस करें। और जो एडी भाई है क्रिप्टो इंडिया से, और मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर लोग उनको जानते हैं, और नहीं जानते हो तो उनके चैनल पे जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और यहाँ पर लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की थी एडी भाई से जानने की, और इंटरेस्टिंगली जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर उन कॉइन्स ने किया और बिटकॉइन ने किया। तो जो एक लाइन थी एडी भाई की, मुझे आज भी याद है, 2023 के अंदर, जो 2022 के एंड में, और आप कह लीजिए 2023 के अंदर, उन्होंने एक बात बोली थी। जो बुरा फेज था बिटकॉइन का, जो बॉटम वाली बात कर रहे थे, वो जा चुका है। अब उससे बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही अच्छा होगा। और आप देख लो, 15,000 से आज हम $45,000 के आसपास जो है बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले तालियों के साथ, लाइक के साथ एडी भाई का स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर, और चार पांच कॉइन फोकस करने चाहिए 2024 के अंदर। वेलकम एडी भाई, कैसे हो। थैंक यू पंकज भाई फॉर इनवाइटिंग। एंड बड़ा ही आपने तो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन जो मेरे को दी, तो मैं खुद ही खुश हो गया। मैंने कहा भाई यार, ये ऐसा इंट्रोडक्शन मुझे करना चाहिए मेरा खुद का। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग पंकज भाई, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आई रिमेम्बर लास्ट ईयर भी हमने ये सेशन किया था जहां पर डिस्कशन किया था। एंड इट्स ऑलवेज लाइक, आप जब भी इनवाइट करते हो तो वो घर वाली बात लगती है कि मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं और बात करें, मतलब इट्स लाइक फैमिली की भाई से ही बात हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, एंड इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज हम इस लाइन में सबके सब इतने सालों से यहाँ पर है, और हमने इतने साइकिल भी देखे हैं। तो हमने वो साइकिल भी देखे हैं जहाँ पर एकदम सैड फेज होता है, लोग डिमोटिवेटेड होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब हमने सेशन किया था, तब उस टाइम पे किस तरह का माहौल था, और अब माहौल जो है कैसा चेंज हो रहा है, जहाँ पर अच्छा टाइम जो है यहाँ पर आ रहा है। तो इट्स ऑलवेज गुड, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू टू यू टू। तो एडी भाई, मेरे को शुरुआत वही करते हैं कि 2023 तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। एक हताशा जो थी, अब लोगों के अंदर वो नहीं रही है, वो माइंड चेंज होने लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है फ्यूचर 2024 के अंदर रैली आती दिखेगी? क्या ये अपना ऑल टाइम हाई छूता दिखेगा? क्यों? क्योंकि दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मुझे पता है, आपने भी बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हुआ है। बिटकॉइन ईटीएफ, जो एक्स के ऊपर, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, उसके ऊपर पेमेंट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और सबसे बड़ा इवेंट हाल्विंग। हाल्विंग के बाद तो अगला 1.5-2 साल धूम धड़ाके वाला रहता ही है। तो व्हाट डू यू थिंक 2024 के अंदर बिटकॉइन को लेके आप क्या उम्मीद रखते हो, क्या होना चाहिए? और एक बड़ा कॉमन सवाल लोगों का होता है, वो यही होता है, क्या हम बिटकॉइन का बॉटम दोबारा छूते दिखेंगे? क्योंकि एक डर हमेशा लगा रहता है कि हाल्विंग से पहले एक मिनी बुलरन तो देखते हैं, लेकिन एक बड़ा क्रैश भी देखते हैं। तो इसके ऊपर ओवरऑल आपका क्या कहना है? तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसमें 2024 के अंदर अगर हम बात करेंगे ना पंकज भाई, इस बार बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें जो यहाँ पर आने वाली है। तो जैसे आपने बोला क्या रीजन के कारण मेरे को फील होता है कि जो 2024 में बिटकॉइन का साइकिल है वो अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे पहला आपने मेंशन किया कि एक सबसे बड़ा चीज ये है कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ आने वाले हैं। और बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ यूएस के अंदर आने इतने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूएस 40% पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट कंट्रोल करता है। तो इसलिए दूसरी किसी कंट्री में ईटीएफ उसका इतना भाव नहीं होता जितना यूएस के अंदर ही होता है। तो और यूएस जो करता है वो बाकी कंट्री फिर फॉलो यहाँ पर करती है। एंड जब वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ एक तरह से अप्रूव हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये बड़ी बड़ी कंट्री, ये कंपनीज जो हैं, इनको एक्चुअल में उस ईटीएफ की बैकिंग के अंदर बिटकॉइन को रखना पड़ेगा। मतलब वो बिटकॉइन बाय करेंगे। और ये कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रिलियंस में, बिलियंस में एसेट को मैनेज करते हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का ये मार्केट जो है इंक्रीज हो सकता है जब ये बिटकॉइन को यहाँ पर बाय करेंगे। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये होगा कि बिटकॉइन, जिसको बबल बोला जाता था, टूलिप मोइनिया बोला जाता था कि खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टाइम उसको कंट्री जो है, कंट्री में बड़े एसेट मैनेजर कंपनी जो है वो रिकग्नाइज करें कि एक्चुअल में एक एसेट है। जो लगता था कि टूलिप मेनिया बबल है, बर्स्ट हो जाएगा, वो वैसा होने वाला नहीं है, और एक्चुअल में अब उसको एसेट की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो उससे और अडॉप्शन अडॉप्शन जो है हमको, जैसे यूएस के अंदर 401 के होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए प्लान होते हैं, लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो ईटीएफ वाला फैक्टर तो यहाँ पर हो गया। अब उससे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बिटकॉइन की जो हाविंग आने वाली है, जो आपने भी यहाँ पर बोला।
और बिटकॉइन का हाविंग जैसा हम बोलते हैं कि जैसे न्यू ईयर होता है, तो बिटकॉइन का हाविंग बिटकॉइन का न्यू ईयर होता है, जहां पर हमने लास्ट टाइम यू रिमेम्बर गेट टुगेदर भी कहता है, इस बार भी अपन डिफरेंटली करेंगे राउंड टेबल। तो जब बिटकॉइन की हार्विंग जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कि एसेक माइनर को बाय कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगी, मेंटेनेंस लगी। तो जब भी एक बिटकॉइन बनता है वो ऐसा नहीं है कि माइनर फ्री में बना रहे हैं, वो उस पर खर्चा करके उसको बनाते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे जो एफिशिएंट माइनर्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े माइनर्स खरीदे हुए हैं, बल्कि खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, माइनिंग फर्म्स है उनके पास और सब्सिडी में उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उनकी भी अगर आप एवरेज कॉस्ट देखोगे आज के डेट में, वो बन जाती है 15 से 16 17 हजार के बीच में डॉलर। मतलब एक बिटकॉइन बनाने के लिए उनकी कॉस्ट लगती है 15 से 17 हजार डॉलर। अब वही जो चीज है, जब बिटकॉइन की हार्विंग आएगी, जहां पर रिवॉर्ड कट के 3.125 बिटकॉइन हो जाएंगे, मतलब इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अभी तो एक बिटकॉइन को माइन करने 15 से 17 लग रही है, हार्विंग के बाद वो बन जाएगी कम से कम आप मान लो 30 हो गई, किसी की 40 हो गई। और ये तो मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही एकदम एक्सपर्ट माइनर्स है। बाकी तो इतने सारे मेजोरिटी माइनर्स है, उनकी कॉस्ट तो और ज्यादा होगी, उनकी क्योंकि 20 हजार अभी चल रही होगी, 22 हजार चल रही होगी, तो उनकी 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो उस कारण से ये हो जाएगा कि मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी एसेट है, अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे प्राइस रहेगी, तो उस प्रोडक्ट को लोग बनाएंगे क्यों या उसको माइन क्यों करेंगे। जैसे अगर गोल्ड की भी एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, अगर मार्केट वैल्यू गोल्ड की आप मान लीजिए कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि $1000 के करीब है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 800 डॉलर और वैसा ही चल रहा है, तो लोग गोल्ड को माइन क्यों करेंगे, घाटे में थोड़ी ना करेंगे, एक हफ्ता चल गया, 2 हफ्ता चल गया। तो वही कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के साथ है, एंड ये इसलिए और ज्यादा मैच करता है क्योंकि आज की डेट में कल को एक बार के लिए मान भी लें कि बिटकॉइन की प्राइस जो है, जैसे भी ये बिटकॉइन हार्विंग आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन एक बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट 40 से 30 हजार डॉलर आप मान लीजिए। तो बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे आती भी है हार्विंग के बाद, तो 30 से 40 हजार के नीचे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो पूरे मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं। और जब इतने बड़े ट्रेडिशनल प्लेयर्स जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने ईटीएफ को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ऐसे मार्केट को वैसे भी नीचे जो है उनके बेनिफिट में तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसी कारण से बिटकॉइन हार्विंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के अंदर जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था पंकज भाई की, कैपिटुलेशन का जो फेज आ सकता है उसके बारे में बात करूंगा कि जैसे अगर कैपिटुलेशन का फेज आता भी है, जो प्रॉब्ली यहां पर आएगा क्योंकि इतने बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स आ रहे हैं, बुलिश मोमेंटम बन रहा है, तो एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां पर डंप दिखेगा, लोग पैनिक कर जाएंगे कि ये एकदम से क्या हुआ। एंड वहां पर लेकिन जो सीरियस बायर्स होते हैं, स्मार्ट बायर्स होते हैं, वो तभी बाय करते हैं जब पूरी दुनिया चिल्ला रही होती है हाई में मर गया, हाई में मर गया, तब वो जाके चुपचाप से बाय कर लेते हैं। तो वो फेज भी आने को आ सकता है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक पंकज भाई, लोगों को अभी अंडरस्टैंड करना ये कि बुरा टाइम जो था वो निकल चुका है। अब अगर एक कैपिटुलेशन का फेज आ गया भी, प्राइस नीचे भी चला गया, उस पर आप ज्यादा फोकस मत करिए। आप ये फोकस करिए 2025 में बिटकॉइन की प्राइस कहां जाएगी, वो ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि अगर आप इस चक्कर में फंस गए कि कैपिटुलेशन आएगा और तब मैं जाके बाय करूंगा, जब वो कैपिटुलेशन आ भी जाएगा ना, आपको लगेगा कि और नीचे जाएगा और आप बाय नहीं करोगे और फिर ऊपर चले जाएगा और आप बोलोगे अरे ये हुआ क्या। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस की हुई है ये चीजें, है पंकज भाई। तो इसलिए एंड और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी कि फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखेंगे क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन, जैसे G20 नेशन का रोड मैप आ गया, तो रेगुलेशन जो है वो भी इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी, एक्सचेंजेस के लाइसेंसेज इशू होंगे हर कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर भी पॉसिबली हमको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। और दूसरा फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बहुत इंक्रीज किया, क्योंकि पहले पैसे को बहुत प्रिंट किया था। इन्फ्लेशन 9 10 इतना इस लेवल पे परसेंट पे पहुंच गया था हर कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट। अब जाके फाइनली जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बढ़ा के पॉज करना स्टार्ट किया, तो अब इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन नंबर जो है वो नीचे आ रही है। यूएस की भी अगर आप देखेंगे 3% के आसपास चल रही है, जहां पर उनका टारगेट रहता है 2% का। तो 2024 के अंदर अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है नीचे आता रहा और 2% के आसपास आ गया, तो मैक्रो अपडेट्स तो एक आइडिया दे रहे हैं कि वहां पर फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है उसका रिडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि अभी लोग जब बोरो करते हैं, जैसे आप बैंक में जाते हो लोन पे चीजें लेने के लिए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आप इतना उसको लोन पे लेना पसंद नहीं करोगे और बैंक भी जो इतना आसानी से आपको लोन जो है देगा नहीं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो बैंक तो खुद आपको कॉल करके बोलेगा क्या कर रहे हो आप, पैसे कमाओ, आप नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हो, आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हो, आप आ जाओ, ये स्कीम है वो स्कीम है, ऐसे करके। तो वहां पे होगा कि लोग इजीली बोरो कर सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर वो बाय कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर चीजों को, और फिर वहां जो पैसा है वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट हो सकता है, वो क्रिप्टो में भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फ्लरिश कर सकता है। और जैसे इन्फ्लेशन के नीचे आएगा, अमेरिका की हैबिट है नए डॉलर्स को प्रिंट करने की, तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। वो बोल के यूक्रेन चल रहा है, अभी इसराइल के अंदर चल रहा है, और कोई और नई वॉर भी चालू हो जाएगी, तब तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहां पर वो और प्रिंट करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण आई फील पंकज भाई जो 2024 है ये काफी अच्छा रहने वाला है। और एक और चीज मैं थोड़ा सा बोलूंगा, इलेक्शंस भी आने वाले हैं।
यूएस के अंदर अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, पावरफुल कंपनीज है, जो बोल रही हैं कि हम भी ऐसे कैंडिडेट को बैक करना चाहते हैं जो भाई क्रिप्टो में कुछ ना कुछ तो करे, चुप नहीं बैठे। तो वो Right. भी स्टांस चेंज हो रहा है, जहां पर काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि हाँ हम क्रिप्टो को लेके चीजें करेंगे। इनफैक्ट अभी तो रिसेंटली $78 मिलियन का फंड भी अनाउंस किया है कि वो देंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जो क्रिप्टो को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीजें। और इंडिया के अंदर भी वैसे आने वाले हमारे इलेक्शन तो यूजुअली होता है, गवर्नमेंट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है उस टाइम पे कि भाई हर किसी को थोड़ा बहुत खुश कर दो। तो क्या पता, मतलब इंडिया में इतने होप तो नहीं है, लेकिन होप रखना तो जरूरी है। तो ये कुछ मतलब फैक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन ये मेजर फैक्टर्स है विच आई फील, जिसके कारण 2024 का एक ऐसा टाइम है जहां पर हमको बिटकॉइन के अंदर चीजें, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में हमको चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एंड ये पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो इसलिए आई फील, पंकज भाई जैसे मतलब आप भी बोलते रहते, 2024 का टाइम मतलब पहले पहले जितना आपने पेन वेन देखा है उस सबको भूल जाओ, अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट होने वाला है, और यह टाइम है जहां पर आपको अपनी प्लानिंग ढंग से करनी है। अगर आपने प्लानिंग ढंग से कर दी और अपना एम 2025 का कम से कम रखो, शॉर्ट टर्म मत रखो, तो आप सारी चीजों को प्रॉपरली कर सकते हो। क्योंकि बुल साइकिल जो है बहुत बहुत पश्चाताप के बाद आता है, जैसे भी आप देख रहे हो। तो उसमें अगर मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठाए तो फिर आपको फिर से वेट करना पड़ेगा 2-3 साल का, आप ये देख लो। और वो पता नहीं उस टाइम पे बुल साइकिल उस लेवल का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे बुल साइकिल जो है उसमें गेन्स जो है कम भी यहां पर हो रहे हैं। तो मोटा मोटा एडी भाई ने दो तीन इंपॉर्टेंट बात की है कि 2024 पे तो फोकस रखो, अच्छा होगा, लेकिन अल्टीमेटली 2025 तक आपको एक अच्छा रिटर्न बिटकॉइन देके या क्रिप्टो करेंसी मार्केट देके जा सकती है। और यहाँ पर मैं जो एडी भाई है, बहुत सारी बातें इन्होंने बोली, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं कि भैया बिटकॉइन एक्चुअल में क्या टारगेट लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा। बिटकॉइन के हम्म। बारे में एडी भाई ने एक और चीज बोली कि करेक्शन आ सकती है, लेकिन करेक्शन को एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलिएगा अगर यहाँ आती है। तो व्हाट डू यू थिंक, कहां तक करेक्शन आ सकती है और क्या इसके टारगेट लेके चल सकते हैं? क्या हम $1.5 लाख देखें, ऑल टाइम हाई टच करता देखें, या $35,000 या $25,000? क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक? पंकज भाई, अगर करेक्शन का लेवल आता है ना, तो करेक्शन का लेवल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी देखने की, ये व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, क्योंकि अभी बिटकॉइन की हार्विंग जो वो अप्रैल में आने वाली है। अप्रैल को इतना दूर यहां पर नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मेजर इवेंट जो है वो बिटकॉइन ईटीएफ का है, जहां पर अगर जनवरी तक अप्रूव नहीं हुआ तो वो यहां पर आप मान लीजिए मार्च तक तो अप्रूव हो ही जाएगा। तो विंडो जो है वो बहुत शॉर्ट है, उसमें इतनी बड़ी कोई विंडो नहीं है जहां पर बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी जो है वो आने का स्कोप। जैसे अगर 8-9 महीने का टाइम होता तो फिर भी मान लेते। तो यूजुअली तो अगर देखा जाए, आप बोल रहे हो बॉटम किस लेवल पे हो सकता है, बिटकॉइन हार्विंग से पहले अगर कोई एक पैनिक डंप अगर आता है, तो आप ये मान लीजिए $20-25 तक का मैक्सिमम। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा, इट्स जस्ट इन स्पेकुलेशन, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू बी मोर सेफ। अगर ऐसा कैपिटुलेशन का कुछ एक किस फेज हजार आता है, डॉलर तक आ सकता है वर्स्ट सिचुएशन में? 20 से 25, बीस। 20 से 25 आई फील, ये अप्रैल से पहले। और ओके। अगर हमको जो बिटकॉइन, और ये जो मैं 20 से 25 का बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये मार्केट जो है ये लोगों को घुमाता बहुत है। और ये राइट। ऐसा घुमाता है कि जब लोग एक तरह से ये सोचने लग जाते हैं कि यार अब तो कुछ उल्टा हो ही नहीं सकता, वी आर गोइंग टू द मून, तभी सीधे वी डम डाउन एंड वी गो टू द पाताल लोक, एकदम नीचे गिर जाते हैं जमीन के तो नीचे। कहने का राइट, मतलब है हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी यार रेडी रहना चाहिए आपको, ठीक है ना? राइट, राइट। या टारगेट और ऊपर वही पंकज भाई, इसमें इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा गाइज, ये चीज ध्यान रखना। देखो हम बार बार क्या बोलते हैं कि हम बात करते हैं कैपिटुलेशन की, क्यों बात करते हैं, क्योंकि यार जब पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, इट इज गुड टू बी होपफुल। ये सोचना कि बिटकॉइन तो 1 मिलियन 2 मिलियन 50 करोड़ मतलब पहुंच जाएगा ऊपर, लेकिन वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना जरूरी है, चाहे उसका 0.1% चांस हो। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो ना, तो इसका मतलब आपने सारे नेगेटिव देखे हुए हैं। तो कल को अगर वो सिचुएशन आएगी, आपके पास प्लान होगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन अगर आपने वर्स्ट के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, तो हो सकता है जब वो सिचुएशन आएगी आप पैनिक कर जाओगे, और पैनिक के चक्कर में कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जो आपके लिए इंपैक्ट करेगा। जैसे आज के डेट में मैं, पंकज भाई भी है, तो हम ये नहीं देखते कैपिटुलेशन आएगा तो हमको पता है आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो अपन कर लेंगे और उसमें, लेकिन हमारा एम क्या है कि हमको तो होल्ड करना है। तो एग्जैक्ट। उस तरह से आपकी भी जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग तो ये सोचते हैं मैं बॉटम पे बाय करूंगा या मैं टॉप पे सेल करूंगा, और ये एक ऐसा ख्वाब है जो बस सोचने में लगता है। हम भी देखते हैं ऐसे ख्वाब, रोज देखते हैं, लेकिन आज तक तो कभी साकार नहीं हुआ। आप ट्राई कर लो, ट्राई करके देख लो। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया पंकज भाई, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है आप 2-3 बार पूछ लिया कि कब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन पास्ट के जो साइकिल है उसमें किस तरह से मूवमेंट आया है, कितना टाइम लगा है हार्विंग के बाद अडॉप्शन वाइज, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्पेकुलेशन है, आई कैन बी रॉन्ग,
आई फील कि 2024 के एंड से पहले, मतलब आप ये मान लीजिए नवंबर दिसंबर 2024 तक, हमको बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई टच या उसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी वहां तक रखता है, आई फील। एंड अगर हम ये बात करें कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर कौन सा ऑल टाइम हाई होगा जहां पर जाके आई फील बिटकॉइन पीक आउट कर जाएगा, फिर अपना बेयर साइकिल जो है दुख भरा वो स्टार्ट यहां पर हो सकता है, तो उसका टाइम पीरियड मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चलता हूं अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 के बीच में। बिटकॉइन की प्राइस जो है आई फील वो पीक आउट करेगी अराउंड $120, $120,000 टू $140,000। तो आप भी दिस एक्सपेक्ट इज व्हाट आई फील। कि 1.5 लाख को छू सकता है इस बुल साइकिल के अंदर, यानी कि हाँ, 120 से लेके 140 के बीच में ये यानी कि अप्रोक्सीमेटली। आज हाँ, से तो मतलब 1.5 लाख के नीचे मान ली। हम्म। यानी कि बॉटम से देखोगे तो 10x, अगर आज बात करते हैं हम्म। तो 3x जा सकता है। राइट, बट ये स्पेकुलेशन है, तो गलत भी नहीं कर सकते, राइट? ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। जो पहले हुआ है जरूरी नहीं है वो हो, लेकिन जिस हिसाब से हम्म। माहौल बन रहा है, 15,000 पे लोग 10,000 की बात कर रहे थे, और कैसा उसने, हम्म। आप होपलेस हो गए थे तो कैसे यू टर्न हम्म। लिया सबको पता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भर भर के दी 2022 ने, हम्म। इनफैक्ट 2023 ने, कि 25 पे ले लो, 20 पे ले लो, और कई लोग दुआ कर रहे होंगे शायद दोबारे से मौका आ जाए। तो कहने का मतलब एडी हम्म। भाई को यही है, आ जाए तो मिस मत करना, राइट। राइट, राइट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मेक अ स्ट्रैटेजी। देखो, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। डीसीए सबसे अच्छा तरीका है। आप देख लो माइकल सेलर ने हर बार जब भी बाय किया उसने लोकल टॉप पे बाय किया। पूरे बेयर मार्केट में लोगों ने मजाक बनाया कि जैसे ही माइकल सेलर बाय करता है बिटकॉइन डंप कर जाता है। जैसे ही माइक उसने तो घर बार बेच के सब कुछ, अपने कंपनी के शेयर बेच के सब कुछ लगा दिया उसने। अब कल अगर भी आप देखोगे इतने टाइम, हाँ, कल भी बाय कर लिया। देखो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी बाय कर लिया वापस। $2,000 ठीक है, पे। उसके बाद उसके बाद डंप भी कर गया थोड़ा सा नीचे। लेकिन वो बाय करता रहता है क्योंकि उसने डीसीए की स्ट्रैटेजी बना रखी कि मेरे को इस टाइम पे इतना बाय करना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता प्राइस ऊपर है नीचे है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को तो अक्यूमुलेट करना है। और देखो वो जो स्ट्रैटेजी है जिसका लोगों ने मजाक बनाया कि डीसीए करोगे तो क्या होगा, अब देखो आप उनका उनका जो पोर्टफोलियो है वो खुद भी प्रॉफिटेबल चल रहा है। आप एल सेल्वाडोर को देख लो, आईएमएफ ने बोल दिया कि ये पूरी कंट्री को डुबा देंगे, बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज की आज डेट में उनका पोर्टफोलियो आप देख लो, उन्होंने भी डीसीए किया, बेचा नहीं, उन्होंने पैनिक नहीं किया। अगर वो भी ऐसे करते, पैनिक कर जाते और नीचे गिर गया बेच देता हो तो क्या होता? आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो तो, एक आपका कन्विक्शन होना चाहिए। एंड हमेशा देखो फाइनेंशियल एसेट में ना ये चीज ध्यान रखो, देखो कि चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, वही पैसा इन्वेस्ट करो विच यू कैन अफोर्ड टू लूज एंड यू अंडरस्टैंड द रिस्क। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है पैसा कमाने का स्कोप है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो कल को ऐसा पैसा मत लगा देना कि आप सोच रहे हो कि गेन मेरे को मिल जाएगा और कल को कुछ उल्टा हुआ तो एकदम से आपकी सिचुएशन नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि उसमें होता यह है कि हमने जब इन्वेस्ट किया तो हमने इस तरह से इन्वेस्ट किया कि यार कल को नीचे भी चला जाए मार्केट तो चलो ठीक है, कोई नहीं, जाने दे जीरो पे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम रखेंगे ऐसा। तो कल को ये टेंशन नहीं आती कि यार अगर नीचे चला गया, मैंने लोन पे ले रखा है या ऐसा पैसा जो मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैं पैनिक में आ गया कि अरे यार अगर ये पैसा डूब गया तो मैं क्या करूंगा, मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, मैंने उधार पे जो पैसे लिए वो कैसे पे बैक करूंगा, मेरे को घर की किस्त निकालनी है वो कैसे निकालूंगा। तो वैसी सिचुएशन में आना मत आना, क्योंकि वैसी सिचुएशन में आओगे आप डेफिनेटली जब भी डंप करेगा मार्केट पैनिक करोगे एंड पैनिक करके गलत चीज कर दोगे। तो यहाँ पे ये जो वीडियो बनाई जाती है ना, जब एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने झेले हैं, वनवास काटे हैं, इन शॉर्ट अगर बात, तो आप कह लीजिए उनसे सीखो। ये यहाँ पे दो बातें निकल के आई। एक, डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप करते रहो, मतलब आपको लगता है किसी कॉइन पे कॉन्फिडेंस है, खासकर बिटकॉइन, तो जब टिप में मिले एवरेज आउट करते रहो। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ देने वाला है। दूसरा, यहाँ पर पेशेंस की बहुत जरूरत है, और रिस्क उतना लो, चाहे बिटकॉइन पे ही क्यों ना हो, कि रात को नींद अच्छी आए। रात की नींद जो उड़ जाती है ना, फिर गलत डिसीजन लिए जाते हैं, और फिर जब $15,000 पे, $20,000 पे लोग खरीद रहे होंगे, मैन्युपुलेटर्स खरीद रहे होंगे, वेल्स खरीद रही होंगी, बहुत सारे लोग वहां बेच रहे होंगे जिन्होंने ऑल टाइम हाई तक बिटकॉइन को होल्ड रखा था। तो ये चीजें सीखने की हैं, समझने की हैं, ठीक है। तो एडी भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पर हम कुछ 5 कॉइन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है एडी भाई भी बहुत बिजी हैं और आउट ऑफ इंडिया घूमते रहते हैं। हम यहाँ पे खाक छान रहे हैं, लेकिन भाई मजे ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा भाई आ जाओ आप, बल्कि ये सेशन आपको ऐसा करनी था, एडी भाई कहां पर हो आप आ ऐसे ही जाओ, मैं आपके पास ऐसे आता हूँ, करेंगे, अपन ऐसे ही फेस टू फेस पकड़ना करते, पड़ेगा। ये करना चाहिए था आपको। अगली बार फिजिकली आके लाइव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा हाँ उस चीज। हाँ, तो डेफिनेटली ब्रो, लॉन्ग ड्यू। 5 कॉइन
कौन से फोकस करने चाहिए और क्यों हम्म करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक 2024 के अंदर कौन से हम्म ऐसे कॉइन है? हम्म यहाँ पे देखो, सोलाना की बात करते हैं, एवेक्स की बात करते हैं, आईएनजे, मतलब ऐसे जो लेयर बेस्ड कॉइन्स हैं या जो जो यूज केस निकल के आ रहे हैं, वो 5 to 10x ऑलरेडी हो चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक 2024 में ऐसे कौन से कॉइन है जिन पे 5 पे हमें फोकस करना चाहिए? ठीक है, हम्म रिस्क और रिवॉर्ड थोड़ा सा देखकर क्या 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 हम्म स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और कौन से 5 कॉइन्स है जिन हम्म पे फोकस हम्म करना? हम्म हम्म। तो एक एक चीज ऑल्ट कॉइन को लेके मैं मेजरली तो ये बोलूंगा, सबसे पहले आप ये देखना आपका कन्विक्शन किस चीज के अंदर है। जैसे मेरा कन्विक्शन है, मैं बिटकॉइन ज्यादा अक्यूमुलेट करने में बिलीव करता हूँ। काफी लोगों का ये होता है वो इथीरियम कलेक्ट करने में करते हैं, या डिफरेंट थोड़ा डाइवर्सिफाई मिक्स बिटकॉइन और इथीरियम का। काफी लोग सिर्फ कैश जो है उसको अक्यूमुलेट यहाँ पर करना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना आपके लिए क्या है, क्या चीज सही है। लेकिन एक चीज आप अभी तक जो ऑल्ट मार्केट मैंने जो देखा, मैंने रियलाइज किया, वो ये है कि ऑल्ट मार्केट का ना एक टाइम होता है। एक टाइम के लिए वो मार्केट आएगा जहां पर बूम, जैसे अभी 10x हो गए, तो 10x कुछ भी नहीं है। जब एक्चुअल ऑल्ट मार्केट आएगा, मतलब जब नए लोग तो अभी मार्केट में आने स्टार्ट भी नहीं हुए, जब वो आने स्टार्ट होंगे, पुराना जो हमारा मार्केट कैप था $1 ट्रिलियन, वो यहाँ पर जब क्रॉस होगा, नया पैसा आएगा, तब हमको तो 10x के 100x तक भी चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी काफी कॉइन्स के अंदर। ऐसा हमने देखा है मार्केट में। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, राइट टाइम पे एंटर करो और राइट टाइम पे एग्जिट भी कर जाओ। जो लोग राइट टाइम पे एंटर करते हैं, राइट टाइम पे बुकिंग करके एग्जिट कर जाते हैं, जरूरी नहीं आप टॉप पे सेल करो, लेकिन ऐसा कि एटलीस्ट आपका जो टारगेट था वो फुलफिल हो जाए और बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर नहीं निकलोगे तो जब वो बेयर मार्केट स्टार्ट होगा, तो वही टोकन की प्राइस आपने जब बाई किया उससे नीचे नीचे भी आपको गिरते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऑल्ट मार्केट में ये आप जरूर ध्यान रखना, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना और एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। एंड इन्वेस्ट करने की जब बात आती है, तो अभी ये एक टाइम है जहां पर यू कैन प्रिपेयर। ऑलरेडी मार्केट इतना सेचुरेट हो चुका है कि इतना कुछ स्कोप नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन का लेवल जो है वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। लेकिन मैं ये चीज बताऊंगा, ज्यादातर लोग जो है पंकज जो है कोशिश ये करते हैं कि आज ये आईएनजी ऊपर चला गया तो उसमें कूद जाऊं, सोलाना ऊपर जा रहा है तो उस पर कूद जाऊं, कोई दूसरा मीम कॉइन आ गया यहाँ पर तो उस पर कूद जाऊं। तो लोग क्या ऐसे ट्रेन हॉप करने की कोशिश करते हैं, और वो ट्रेन के बीच में कूदते कूदते वो एक किसी ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और सब कुछ लूज कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको। डिसाइड करो ऐसे कौन से कॉइन है जिसके ऊपर, देखो आप सुनते हो सबको, सुनो सबकी, लेकिन खुद की रिसर्च करो और डिसाइड करो ऐसे कौन से 4 या 5 या 6, जितना आपको लगता है उतने कॉइन आपको पिकअप करने हैं। उसमें धीरे धीरे करके अपना डीसीए करो और फिर होल्ड करो कि मार्केट में जब नया ये बुल साइकिल आता है और नए लोग जब आते हैं तब तक का, तब आपको डेफिनेटली वो अच्छा गेन जो है देखने को मिलेगा। और तब अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बना लेना, कैसे आपको, जैसे डीसीए करके बाय करते हो तो वैसी प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे डीसीए करके आप कर सकते हो। कुछ नया टर्म निकालना पड़ेगा उसका। तो वैसे वैसे आप करते हो एवरेज प्रॉफिट बुकिंग, ए एपीबी। एवरेज प्रॉफिट बुकिंग ऐसे कर लेना। आई थिंक कुछ वीडियो पहले मैंने भी ऐसे कुछ बोला था, क्या कोई टर्म निकालें ऐसी, एवरेज सेलिंग आज कॉस्ट निकाल दी। कुछ निकालें कि भाई। और मॉडिफाई कर देंगे इसको थोड़ा। वही बात है ना, ना बॉटम पकड़ सकते हो ना पीक पकड़ सकते हो। तो जब भी आपको लगे हम्म कि एक अच्छा फेयर रिटर्न आपको मिल रहा है, तो पूरा ना हम्म कर, तो कम से कम एटलीस्ट हम्म पार्ट में आपको सेलिंग, जैसे बाइंग करते हो सेलिंग करते रहना चाहिए। हम्म। तो व्हाट? राइट, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। आप ना यहाँ बाय कर सकते हो, या तो जरूर बाय कर सकते हो, ना यहाँ सेल कर सकते हो, ना यहाँ पर बाय कर सकते वेरी हो। या जरूर बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये जो एरिया, यहाँ पर आपको डीसे करना है। और वेरी ये अगर टॉप है तो यहाँ पर आपको सेल करना है। वेरी। एपी एपीबी, एवरेज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करनी है। तो ये फोकस रखो। और उस तरह से अब जैसे पंकज भाई ने कॉइन्स की बात करी, तो टेक्नोलॉजी वाइज बात करते हैं, जो अभी नेक्स्ट हमको जो चीजें देखने को मिल सकती हैं। एक जो चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि अभी क्या है कि इथेरियम के ऊपर बहुत सारी डीएप्स वगैरह हैं, बहुत सारी यूजिबिलिटी जो हमको देखने को मिली है। लेकिन लोग अब थोड़ा सा पिवट करें इथेरियम के ऊपर से, क्योंकि गैस रिडक्शन की बात करेगी, गैस रिड्यूस होगी और स्केलेबल जो है यहाँ पर इथेरियम बनेगा, उसमें चीजें हो रही हैं। लेकिन प्रोग्रेस जिस तरह से ऊंची उस तरह से नहीं आ रही है। और बहुत सारी एप्लीकेशन जो इनका इतना फर्क नहीं पड़ता कौन सी चीज डिसेंट्रलाइज्ड है कौन सी चीज सेंट्रलाइज्ड है। तो आई फील आने वाले टाइम के अंदर ये जो दूसरे आपको लेयर 1 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं जो हाई टीपीएस को ऑफर करते हैं, क्योंकि इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ गया है, तो वो भी अब काफी हद तक सेंट्रलाइज बन गया है। एंड साथ में बाकी अगर आप कॉइन देखेंगे वो भी यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है, तो वो तो ऐसी सेंट्रलाइज है। तो उनके ऊपर हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिवट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में हो सकता है इथेरियम से लीव करके भी वहां पर जाए। तो पोटेंशियली आई आई फील एक कोई ऐसा लेयर 1 प्रोजेक्ट जरूर हो सकता है जो इथेरियम के काफी क्लोज आ सकता है। ओवर पास तो नहीं कर पाएगा, सब पास तो नहीं कर पाएगा, लेकिन काफी क्लोज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डीएप एप्लीकेशन। अब वो देखना है कौन सा प्रोजेक्ट यहां पर हो सकता है। तो उसके लिए आप देख सकते हो, जैसे अगर आप चाहो सोलाना का, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सोलाना में चक्कर ये है कि सोलाना ने प्राइस के अंदर राइज तो किया, लेकिन आई फील अभी भी अगर आप हाँ ब्लॉकचेन को लेके आप कई बार ऐसे निकल के आए हैं उस सोलाना को।
हाँ, और चक्कर ये है कि पंकज भाई सोलाना के पीछे जो बैकिंग है ना वो बहुत बड़े बड़े लोगों की है, और उन बड़े बड़े लोगों का पैसा अटका हुआ है ना। आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब ये चीजें हो जाती हैं तो क्रिप्टो मार्केट में तो कितना आसान है। होता ये है कि टोकन की जब प्राइस नीचे होती है तो लोग बोल देते हैं शिट प्रोजेक्ट है, कुछ बन नहीं रहा है। जैसे टोकन की प्राइस ऊपर चली जाती है लोग बोलते हैं अरे बहुत कुछ बन रहा है इसलिए तो प्राइस ऊपर गई है। तो वो है, लेकिन होता है एक्चुअल खेल जो है वो डिफरेंट है। तो मैं सोलाना का तो इतना नहीं बोलूंगा, अगर करता है तो देखो इट्स गुड, अगर डेवलपमेंट वगैरह चीजें चेंज जाए, आई हैव बीन रॉन्ग बिफोर, तो अगर वैसा हो तो लगे। लेकिन और प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हो, जैसे आप कॉस्मोस को देख सकते हो, आप पोल्का डॉट को यहाँ पर देख सकते हो, अवलांच को भी आप देख सकते हो। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट जो बेसिकली लेयर वन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसके ऊपर चीजें बना रहे हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट जो थोड़े टाइम से हैं इस मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिसके ऊपर बिल्ड हो रहा है। जैसे अगर आप कॉस्मोस को देखोगे तो लास्ट मार्केट के अंदर आए थे, पोल्का डॉट को देखोगे लास्ट मार्केट के अंदर आए थे, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है उन्होंने किया है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारी चीजें जो उन्होंने किया है। कॉस्मोस के एसडीके तो कितनी जगह कितने सारे प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में यूज करते हैं। वेरी ट्रू। तो ये कुछ कॉइन्स जो हैं, जैसे कॉस्मोस हो गया, पोल्का डॉट जो हो गया, ये आप डेफिनेटली देख सकते हो। दूसरा मैं आपको और एडवाइस जो करूंगा उसके लिए, आई फील एक कॉइन जो और उस तरह से लेयर वन के अंदर आप बीएनबी का टोकन भी देख सकते हो। बीएनबी को लेके आई नो थोड़ा सा फड है जिस तरह से यूएस के अंदर सेटलमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे जब भी बाइनेंस, जैसी बाइनेंस ने यहाँ पर सेटलमेंट भी किया, उसके बाद भी हमको इतना कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। अभी आई थिंक $300 को क्रॉस किया, राइट, बीएनबी ने। $120 के हाँ, ऊपर। हाँ, तो बीएनबी भी आई थिंक अभी, क्योंकि वो आगे पुश करेंगे वो बीएनबी को, बाइनेंस चेन जो है उसको और डिसेंट्रलाइज करने का। क्योंकि पहले वो इतना डिसेंट्रलाइज नहीं था, कुछ लिमिटेड नोड्स ही उसको रन करते थे, मोस्टली बाइनेंस के नोन ही। लेकिन अब वो कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं कोशिश करी तो वो चेन के लिए बेटर नहीं। और ये मैं सबके साथ देख रहा हूँ पंकज भाई, कॉस्मोस हो गया, पोल्का डॉट हो गया, चलो ये सोलाना भी हो गया, सारे के सारे ये बाइनेंस हो गया, सब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने डिसेंट्रलाइज नहीं किया तो कोई ना कोई एसईसी आके या कोई ना कोई हमको पकड़ेगा और हमको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दे आर ऑल ट्राइंग टू बिकम लाइक बिटकॉइन, की भाई हमारा कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो बीएनबी जैसे कॉस्मोस हो गया, पोल्का डॉट हो गया, बीएनबी को आप देख सकते हैं। दूसरा आई फील डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गए, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल हो गए, जिसके ऊपर आप एपीवाई अर्न कर सकते हैं। तो आई थिंक ये और बढ़ेंगे, और यूएक्स फ्रेंडली जो हमको टूल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि आपको अगर, जैसे आपके पास मान लीजिए बड़े अमाउंट के बीएनबी टोकन है, आपको इंटरेस्ट अर्न करना है, अब आपने रखे हुए बेयर मार्केट में, कैसे इंटरेस्ट अर्न करोगे? आपने एक्सचेंज पे डाल दिया, बाइनेंस पे डाल दिया, किसी और प्लेटफॉर्म पे, आप उस पर इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न कर रहे हो। लेकिन गलती से आपने एफटीएक्स पे डाल दिया उसको एपीवाई अर्न करने के लिए, दिक्कत तो हो। तो वो रिस्क हो जाता है। तो लोगों ने वही रियलाइज किया कि यार खुद की कस्टडी लेना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी वॉल्यूम जो है वो काफी यहाँ पर बढ़ गए हैं, एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी यूजेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन लोग अभी भी इतना कन्वीनियंट नहीं है पंकज भाई, जैसा अगर देखें ना कि एक आम इंसान जिसको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, अगर वो जाके यूज करना चाहता है तो वो यूज करे, वो नहीं है। तो आई थिंक उसका डेवलपमेंट जो है हमको 2024 कनेक्ट 2025 में करता देखने है को मिल तो सकते हैं। हाँ, डिसेंट। तो आप ऐसे, हाँ, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के जो, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गए, ऐसे जो लोग ज्यादा यूज करेंगे, एक्सचेंज लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उनको ट्रेडिंग करनी है। और ये बाकी जो प्रोटोकॉल्स है, यील्ड वाले प्रोटोकॉल्स, वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उनके पास टोकन पड़े हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको, 2025 तक का वेट कर रहे हैं, कब तक का, तो तब तक इंटरेस्ट ही अर्न कर लूं, कम से कम स्टेक करके उसके ऊपर गवर्नेंस में पार्ट ले लूं। तो व्हाट उससे फिर जो इंटरेस्ट अर्न कर, यूसैप, पैनकेक और 1 इंच C98, ये सब क्वाइंस पे फोकस किया जा सकता हाँ, है। इन पे नजर रखना चाहिए। एक एक एक्सचेंज के साथ में पार्टनर हूं तो उनके टोकन का नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन हाँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है लोग बोलेंगे प्रमोशन कर रहे हो, तो इसलिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप खुद देख सकते हो, अभी एक्चुअल में लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसके ऊपर आप लेवरेज ट्रेड, स्पॉट ट्रेड ये कर पा रहे, कौन से हैं ऐसे? उनका वॉल्यूम देखो कैसे, उनका वॉल्यूम जो राइज कर रहा है, कौन से एक्चुअली जिसमें नए यूजर्स आ रहे हैं। क्योंकि ये, कोई भी प्रोजेक्ट ऊपर तब जाएगा जब उसके यूजर्स होंगे, और यूजर्स कौन से होंगे? जो एक फंक्शन को बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हैं। और अभी इस मार्केट के अंदर मेन जो यूजर्स है ना, वो सिर्फ है ट्रेडिंग वाले या इंटरेस्ट को अर्न करने वाले, वो बाकी चीजों से इतना खेलते नहीं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो टूल्स अगर आएंगे ना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, उस पे प्रोबेबिलिटी राइज होने की ज्यादा हो सकती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मतलब इस परस्पेक्टिव से ओवरऑल यू कैन सी, आइडिया दे दीजिए। लेयर वन में आप देख लीजिए, लेयर वन में एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट जो काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं, दे हैव गुड टेक्नोलॉजी स्कोप, जिनके जिनकी टेक्नोलॉजी चोरी करके लोग प्रोडक्ट्स पर बना रहे हैं या उसके उनके एसडीके के ऊपर चीजें बना रहे हैं, उनको आप देख सकते हो, राइट। पॉलीगॉन के साथ भी लेट्स सी पॉलीगॉन क्या करते हैं इस बार, क्या चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन के साथ भी अब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में कंपटीशन बना रहे हैं, तो वेदर दे आर एबल टू कंटिन्यू विद इट। रोलअप्स भी हैं, रोलअप्स को आप देख सकते हैं, लेकिन आई फील और इनोवेशन जो हमको देखने को मिल सकता है। तो ये है, बाकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज देख लीजिए आप,
एंड प्रोटोकॉल्स देख लीजिए जिनके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर एआई सकते और हैं। गेमिंग से रिलेटेड या मेटावर्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कॉइन जो व्हाट डू यू थिंक कुछ अच्छा कर सकते हैं? आई आई फील अभी गेमिंग को लेके पंकज भाई, मतलब आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, मतलब आई थिंक वो अपने क्रिप्टो में होता है ना, कोई भी नई चीज आती है तो उसका हाइप बन जाता है कि एकदम से होगा, और कॉइन्स पंप भी बढ़ जाते हैं। जैसे वो मेटा ने अनाउंस किया कि हम वीआर अपना गॉगल लॉन्च कर रहे हैं, ये वो करके, तो उसके बेसिस पे कुछ कॉइन्स भी एट टाइम हो जाते हैं, वो तो हाइप वाला होता है। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट वाइज अगर हम बात करें तो आई फील एनएफटी का सबसे अच्छा जो यूज केस हो सकता है, ये पंकज भाई 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा जो यूज केस हो सकता है वो है गेमिंग का। उससे बेटर कोई एनएफटी का यूज केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बिलियन और डॉलर की इंडस्ट्री है। मैं खुद भी बहुत गेम्स वगैरह जो खेलता था, एंड उसमें लोग टाइम स्पेंड करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए, एंड वही अगर फंक्शनलिटी एनएफटी के थ्रू एनेबल हो जाती है तो वो काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसलिए आई फील गेमिंग को लेके आने वाले टाइम पे हमको एनएफटी के यूज केसेस जो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अगर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखना भी चाहते हैं वो गेमिंग वाले देखिए। लेकिन उसमें हमको देखना है कि अभी अडॉप्शन कैसे होगा। जैसे लास्ट टाइम एक्जी इन्फिनिटी आए थे और इतने सारे अलग अलग गेम आए थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कैसे लोग जो है अर्न कर सकते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी उस तरह का डेवलपमेंट या ऐसी चीज नहीं थी जहां पर दे स्टिक अराउंड, बिकॉज मेजरली पीपल वर प्लेइंग नॉट फॉर फन, दे स्टार्टेड प्लेइंग बिकॉज दे वांटेड टू मेक मनी। एंड Right. जब तक वो कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब लोग गेम बनाना खेलेंगे मजाक मजे के लिए, जैसे लोग GTA 5 खेलते हैं मजे के लिए, लोग इसलिए नहीं खेलते कि GTA 5 में पैसे कमा लूंगा और उससे जाके कुछ खरीदूंगा। जब गेम में मजा आने लग जाएगा ना कि लोग खेलेंगे मजे के लिए, तब वो देखना वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। अभी लोग खेलते हैं पैसे के लिए, तो इस बार भी गेमिंग प्रोजेक्ट में बूम जरूर देखने को मिलेगा। जैसे सैंडबॉक्स भी आई थिंक, मेरी भी प्लॉट है कुछ सैंडबॉक्स के ऊपर, वो पता नहीं कितने 4-5-8 लाख के हो गए थे, क्या बोलते हैं पंकज भाई, मैंने खरीदे थे तब तो खरीदे थे $20-20 के, है। फिर वो पहुंच गए थे पता नहीं 2-3 हजार डॉलर, उससे भी ज्यादा के $3-4 हजार के, और अभी गिर के शायद $200 पे आ गए, मतलब अभी भी 10x है कम से कम, 200-300 डॉलर पे। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर गेमिंग में हो सकता है, लेकिन इसमें आप देखना कौन से प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब बुल रन आता है ना तो एवरीथिंग गोज तो अप। सब कोई कोई भागता सब कोई भागता है, हाँ, तो ये है। लेकिन आई फील गेमिंग गेमिंग जो है एआई से ज्यादा, आई थिंक गेमिंग जो है गेमिंग के अंदर ज्यादा बेटर पोटेंशियल रहेगा। एंड कीप एन आई क्या लोग चेंज कर रहे हैं और गेमिंग में क्या नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, पुराने कॉपी पेस्ट नहीं हो, तो वो थोड़े ज्यादा पिकअप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो है आप लेयर के प्रोजेक्ट पे और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो जो कॉइन्स हैं उन पे बस कीजिएगा, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हम्म। कॉइन्स एडी भाई ने शेयर कर दिए और काफी लंबी हम्म। वीडियो हो गई है और मुझे नहीं लगता कोई हम्म। की जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू एडी भाई, आपने इतना टाइम दिया और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी बिटकॉइन को लेके और क्रिप्टो करेंसी को लेके। और उम्मीद करता हूं हम सबका पोर्टफोलियो और आपका भी पोर्टफोलियो और बड़ा हो 2024-25 के अंदर। तो थैंक यू एडी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और एडी भाई का यूट्यूब चैनल भी आप जाके देख सकते हो और बहुत अच्छा कंटेंट वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पंकज भाई फॉर हैविंग मी, थैंक यू। टेक केयर।